Point introduces HPS Champ Club, a club for student by the student. Happy Point Junior, a preparatory school for all-round development of children. Happy Point Secondary School, a unique school in Vidyadhar Nagar. Happy Point International School, a quite different school in Nindad via Sikar Road. नमस्कार, सिटी एजुकेशन के एक और एपिसोड में मैं अस्मा अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सिटी एजुकेशन शो सिटी केबल का एक ऐसा खास शो जहां हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, ना सिर्फ एजुकेशन यानी शिक्षा प्रणाली के बारे में, बल्कि कई बार हम कोशिश ये भी करते हैं कि पेरेंट्स को, बच्चों को हम काउंसलिंग भी करें उनकी। हम उन्हें ये भी बताएं कि क्या सही तरीका है, किस तरीके से आप अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड कर सकते हैं, किस तरह के करियर ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं आजकल के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। यानी कि ये प्रोग्राम आपको पूरी तरह से जानकारी देता है शिक्षा और उनसे जुड़ी, करियर और उनसे जुड़ी सारी बातों के बारे में। तो आज भी हमने अपनी कोशिश जारी रखी है। हमारे साथ आज स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद है मिस शिल्पा बेंद्रे, जो कि प्रिंसिपल हैं हैप्पी पॉइंट सेकेंडरी स्कूल की। मिस शिल्पा, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आज इस प्रोग्राम में। थैंक यू। आप पहले भी कई बार हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद रही और आपने हमें बहुत कुछ बताया है करियर काउंसलिंग्स के बारे में, बोर्ड एग्जाम्स को लेकर जो फियर बच्चों में होता है उसके बारे में। आज हम आपसे बात करना चाहेंगे करियर काउंसलिंग के बारे में और बच्चों में जो एक कंफ्यूजन होता है कि वो 10th के बाद सब्जेक्ट क्या लें या 12th के बाद कौन सा कॉलेज चूज करें। ये बहुत बड़ा एक प्रेशर और एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है कंफ्यूजन का, सारे ही बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए। एब्सोल्युटली। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि ज्यादातर देखा गया है आजकल के वक्त में, पहले तो इतना नहीं होता था, लेकिन आजकल के वक्त में पेरेंट्स भी चाहते हैं और बच्चे भी चाहते हैं कि करियर काउंसलिंग ली जाए, यानी प्रोफेशनली उन्हें काउंसलर की जरूरत पड़ने लग गई है। एब्सोल्युटली। वो शायद खुद नहीं समझ पाते कि उन्हें लाइफ में आगे क्या करना है या कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ऑप्शंस जो है बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो ऐसे में करियर काउंसलर का क्या रोल रहता है? सी एस्मा, करियर काउंसलर आज के जो सिनारियो चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, उसमें करियर काउंसलर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिकॉज जैसे कि जस्ट आपने अभी कहा कि बच्चों के लिए ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो गए। जैसे कुछ हम 15 इयर्स बैक जाए तो हमारे पास में एक लिमिटेड ऑप्शंस में करियर फाइंडिंग्स होती थी, और आज वो फाइंडिंग्स लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड ऑप्शंस है, क्योंकि बच्चों में भी उतना ही टैलेंट एरिया रेज हुआ है। आज जो एजुकेशन सिस्टम है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो रहा है, इट इज नॉट लिमिटेड टू आवर नेशनल लेवल ओनली। तो ऐसी स्थिति में बच्चे का सबसे पहले उसका जो डेवलपमेंट होता है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट, उसका मार्किंग स्केल, उसका इंटरेस्ट एरिया, ये डिफरेंट इश्यूज होते हैं, एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज ओन लाइफ, वो अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है। जब ये सारे कंफ्यूजन्स में पेरेंट्स खुद को भी उलझा हुआ महसूस करता है, या वो बच्चा भी अल्टीमेटली वो बच्चा ही उलझा हुआ है, तो ऐसी स्टेज में एक करियर काउंसलर का रोल यही होता है कि वो इन सब उलझन को डिफरेंशिएट करे और बच्चे के लिए ये फोकस करे कि आपको आपकी लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशन है, आप किस तरफ जाना चाहते हो और कौन सा रास्ता आपके लिए बहुत परफेक्ट होगा। क्योंकि बच्चे के लिए आज किसी ने भी कह दिया, घर में कोई आया कि मैं डॉक्टर हूँ, आप भी डॉक्टर बनो, तो उसकी वो फ्रिक्वेंट ड्रीम वो क्रिएट हो जाता है, वो डेवलप हो जाता है। थोड़े समय बाद अगर उसने कोई अच्छा सा शो देखा, उसमें वो किसी से इंस्पायर हुआ, तो वो उस तरीके की अपनी एबिलिटी शो करता है कि मैं वो बनूंगा। वो फ्लक्चुएट होता है अपनी ड्रीम के साथ। ऐसे में उसे स्टेबल पॉइंट पर लाने के लिए एक काउंसलर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि काउंसलर के पास में अपडेट इंफॉर्मेशन होती है, आगे इस चीज का फ्यूचर कहाँ तक स्टैगमेंट है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन डायरी उसके पास होती है। तो वो जब डेटा बच्चे के क्यूरियोसिटी के साथ वो क्रॉस करता है, तो बच्चा कॉज और इफेक्ट के थ्रू ये समझ जाता है कि ये मेरे लिए बेटर है और ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यानी कि ऐसे में मेरे ख्याल में हर बच्चे को और सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों को करियर काउंसलर के पास जरूर ले जाना चाहिए। और ये काम कब होना चाहिए, किस वक्त करियर काउंसलिंग करानी चाहिए? से करियर काउंसलिंग का दौर वैसे आफ्टर 8th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो जाता है कि 9th में आने के बाद पेरेंट्स का एक प्रेशर शुरू हो जाता है कि नेक्स्ट ईयर आपको बोर्ड अटेम्प्ट करना है। बोर्ड ही आपका डिसाइड करेगा कि आप साइंस स्ट्रीम में जाओगे, कॉमर्स में जाओगे, या आर्ट्स आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। तो उसी वक्त बच्चे का ड्रीम या उसका गोल डिसाइड होना शुरू हो जाता है कि बोर्ड के बाद उसे पता होता है कि मुझे क्या ऑप्शंस अपनी लाइफ में अटेम्प्ट करना है, और मेरी लाइफ कुछ हद तक डिफरेंट हो जाएगी। तो आफ्टर 8th स्टैंडर्ड तब काउंसलिंग जो दी जाए वो इट इज मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल काउंसलर के थ्रू दो, तब आप उसके घर पर काउंसलिंग कर सकते हो। एक मदर बहुत अच्छी काउंसलर होती है
कई मायने में मैंने देखा है, एक फादर भी बहुत अच्छे काउंसलर साबित होते हैं। और इतना नहीं तो स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल टीचर्स भी ये रोल बहुत अच्छे से अदा कर सकते हैं। बच्चों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पहचानते हैं, इसलिए मेरे ख्याल में उनके लिए आसान रहता है बच्चे को सही तरीके से गाइड करे। तो दैट टाइम जो काउंसलर है वो 9th और 10th के दौरान जो काउंसलर है वो हमारे घर पर मदर है, फादर है, टीचर्स है, प्रिंसिपल है, वो लोग दे सकते हैं। आफ्टर 10th फिर उन्हें प्रोफेशनल काउंसलर की अगर लगता है कि बच्चा फोकस नहीं हो रहा है, तो उस समय वो अगर बच्चे में कोई किसी तरह के कंफ्यूजन्स नजर आते हैं तो मेरे ख्याल में जरूरी हो जाता है, यानी कि जरूरी नहीं कि आप बच्चे को काउंसलर के पास लेके ही जाएं, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि आपके बच्चे में कुछ कंफ्यूजन्स हैं, वो बहुत 2-3 चीजों में सब्जेक्ट को लेकर या आगे की करियर एरिया को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, तो ऐसे में बेहतर रहता है कि काउंसलर के पास ले जाया जाए, तो वो थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है और बच्चा सही तरीके से अपने एम पर फोकस कर पाता है। एब्सोल्युटली। अब एक क्वेश्चन मेरा जो आता है वो ये है कि जैसे 12th के बाद में आपको बच्चे को भेजना होता है कॉलेज में, यहाँ पर यदि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं वो कंपटीशन फाइट करके और अपने अपने कॉलेजेस में जाते हैं, लेकिन वो बच्चे जो कंपटीशन फाइट नहीं कर रहे हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं कॉलेजेस के, तो कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, किस कॉलेज में जाना चाहिए, ये इसका क्राइटेरिया जो है ये किस हिसाब से पेरेंट्स को या बच्चों को डिसाइड करना चाहिए? एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आज के 10 इयर्स बैक ये चॉइस एरिया बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर थी, लेकिन अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम हुआ है उसमें ये परसेंटाइल बेस हो गया है कि आपका 12th में क्या परसेंटेज बेस होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज में एंट्री मिल रही है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंटली बच्चों को ये देखना है कि मेरे परसेंटेज रेज लेवल पर हो, तो जो मेरा चॉइस एरिया या जो मैं कॉलेज चूज करना चाहती हूँ वो कॉलेज उन्हें डेफिनेटली मेरिट लिस्ट के बेस पर मिलेगा। अब ऐसे भी बच्चे हैं कि जो परसेंटाइल सिस्टम में अपने आप को कोप अप नहीं कर पाते, तो उन बच्चों के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। उस समय पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा किस स्ट्रीम में किस तरफ फोकस हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग जो भी कॉलेजेस अवेलेबल है उन कॉलेजेस के अकॉर्डिंग वो लिस्ट उन्हें फाइनलाइज, वो कॉलेज उन्हें फाइनलाइज करना चाहिए। लेकिन आज की डेट में फाइनलाइजेशन डिसीजन हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज, यूनिवर्सिटीज ने ले रखी है। उन्हें वो चॉइस पैनल मिलता है कि आपको इन ऑप्शंस में से ये कॉलेजेस फील करने, और ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली उनका नाम जो है उनके परसेंटाइल के हिसाब से उन कॉलेज को ग्रूम अप किया जाता है। जी, यानी कि ये जो अगेन वही बात आती है कि कॉलेज सिलेक्शन जो है वो भी इतना सिंपल नहीं रह गया है, क्योंकि आपको अपने बच्चे के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से, उसकी मेरिट के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट एक बहुत जरूरी चीज है, उसी के हिसाब से आपको कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। और फिर शॉर्टलिस्टेड कॉलेजेस में आपके बच्चे को एडमिशन कहाँ मिलता है, मेरे ख्याल में यहाँ भी मुझे लगता है करियर काउंसलर का रोल जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एब्सोल्युटली जी। सी एस्मा, जैसे ही बच्चा करियर के लिए फोकस करता है उसे एक काउंसलिंग फेज बहुत रिक्वायर्ड होता है कि वो जो कर रहा है वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग, क्योंकि बच्चे को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ इट इज फॉर माय फ्यूचर, ये मेरे फ्यूचर के लिए। वो एक कंफ्यूजन के साथ हमेशा जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, जो फील्ड मैंने चूज की है वो ठीक है या मुझे कुछ और करना चाहिए था। और करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो जिस फील्ड से बिलोंग करता है, जरूरी नहीं उसकी सर्किल, उसकी सोसाइटी, उसका फ्रेंड ग्रुप उसी से बिलोंग करता है, तो वो वहां पर भी कंफर्म नहीं है। और कई बार ऐसे में पेरेंट्स भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि यदि इंजीनियर फादर है तो कोशिश करेगा कि बच्चा भी कोशिश करते हैं कि उसी फील्ड में जाए, उसी फील्ड, या मदर की कोई फील्ड ऑलरेडी है, इफ शी इज अ बिजनेस वुमन या इफ शी इज वर्किंग, तो कई बार ये देखा जाता है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो बच्चे के अंदर अपने आप बन जाती हैं कि हमारे खानदान में यही हो रहा है तो हमें भी यही करना है। खासकर ऐसा देखा जाता है बिजनेस क्लास फैमिलीज में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं ये सिस्टम बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं, चॉइस एरिया उनके हाथ में नहीं होता है, और वो एडेप्टेबिलिटी वाला प्रोसेस वो अडॉप्ट करते हैं कि जो बोला है वो मैं करूंगा, और उसमें वो इम्परफेक्ट रहते हैं, क्योंकि शायद उनके अंदर कुछ और होता है करने का मन में, लेकिन वो चीज बाहर ही नहीं आ पाती जिसे वो शायद बच्चे खुद रियलाइज करें। जी, एब्सोल्युटली। अब बात आती है एक खास चीज की कि शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि साइंस स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, और ये माना जाता है कि 10th में जिन बच्चों के परसेंटेज मार्क्स ज्यादा आए हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो साइंस में जाएंगे, उनसे कम वाले कॉमर्स में और उनसे कम वाले आर्ट्स में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही क्राइटेरिया है देखने का, सब्जेक्ट सिलेक्शन का। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो बच्चे जो साइंस जिन्होंने नहीं लिया, जो कंपटीशन फाइट नहीं कर रहे,
अदर देन साइंस फैकल्टी के जो भी बच्चे हैं उनके सामने किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? सी राइट नाउ आपने जो कहा कि साइंस के बच्चों को माना जाता है कि वो E+ ग्रेड के बच्चे हैं एंड कॉमर्स एंड देन आर्ट्स, ये एक जनरल व्यू है। बट ये फ्रेमवर्क बनाया किसने? हमने बनाया है। अदरवाइज साइंस अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, साइंस के भी बहुत सारे स्ट्रीम्स है, कॉमर्स का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। अगर कॉमर्स नहीं हो तो हमारी जितनी भी इकोनॉमी चल रही है, जितना भी बिजनेस वर्ल्ड चल रहा है, जितना कमर्शियल फील्ड चल रहा है, वो बहुत इफेक्टिव होगा। आर्ट्स का भी अपना इम्पोर्टेंस है, जितने भी सर्विस इंडस्ट्रीज है, जैसे टीचर्स है, लेक्चरर्स है, प्रोफेशनल्स है, दे आर रिलेट टू आर्टिस्ट है, दे आर रिलेट टू द आर्ट फील्ड। अब जो बच्चे साइंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं तो नेचुरली उनका इंटरेस्ट शुरू से ही साइंस में फोकस नहीं रहा है। मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि इफ वो परसेंटेज गेन नहीं कर रहे या वो उस तरीके का एक्विटेंस नहीं रख रहे तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि मेरे लिए साइंस परफेक्ट नहीं है, मुझे या तो कॉमर्स में ऑप्ट करना है या आर्ट्स में ऑप्ट करना है। अब जो बच्चे कॉमर्स में ऑप्ट करते हैं उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हैं और इसमें भी करियर काउंसलर का बहुत बड़ा रोल है कि वो बच्चे की डेप्थ को देखेगा कि बच्चा अगर मार्केटिंग में बहुत अच्छा है तो उन्हें MBA सजेस्ट किया जाएगा, बच्चा कैलकुलेशन और नंबर्स में बहुत अच्छा है तो उन्हें CA के लिए परस्यूएंस दिया जाएगा, बच्चा लॉ और इन सब चीजों में या मैनेजमेंट स्किल उसके लिए बहुत अच्छी है तो बच्चे को CS इस तरीके के ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर बच्चा इनमें भी परफेक्ट नहीं है तो कई अकाउंटिंग मतलब प्रोग्राम्स आए हुए हैं, कई कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम्स आए हुए हैं जिनमें बच्चा अपने आप को प्रूव कर सकता है और एक अच्छा करियर फ्रेम आउट कर सकता है। सेकेंडली आर्ट्स में अगर हम देखें तो जितने भी आर्टिस्ट फील्ड है वो सब आर्ट्स से जुड़े हुए हैं और ये हमारे जो इंडिया में है वो आर्ट्स का तो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे ग्रेड पर जो प्रोफेशनल्स वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे फील्ड्स बच्चों के पास में मौजूद है। बस फर्क ये है कि उनको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है और ये कहीं ना कहीं इसमें रोल जो है वो मैं कहूँगी कि यहाँ पर जो परफेक्ट रोल प्ले नहीं कर रही है वो हमारी सोसाइटी है। बच्चा किस में गया? आर्ट्स में, अच्छा परसेंटेज डाउन हुआ है, हम उसी दिन से बच्चे को डीमोरलाइज करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ऑप्शंस हर फील्ड में है, बस वो किस तरीके से आप ले रहे हो, किस तरीके से आप उसका यूटिलाइज कर रहे हो, दैट्स मैटर अ लॉट। जी तो दोस्तों आज के हमारे सिटी एजुकेशन के इस शो में हमारे साथ हैं मिस शिल्पा बेंद्रे जो कि हमें जानकारी दे रही हैं सब्जेक्ट सिलेक्शंस के बारे में, करियर काउंसलिंग के बारे में, किस तरह से बच्चा क्या चीज़ ऑप्ट करे क्या नहीं करे, ये कंफ्यूजन आपका भी होता है और बच्चे का भी होता है। तो यदि आज आपका ये प्रोग्राम हमारा आपको अच्छा लग रहा है तो कहीं जाइएगा मत, एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम फिर वापस लौटेंगे, मिस शिल्पा से कुछ और बातों की जानकारी लेंगे। स्टे ट्यून्ड विद सिटी एजुकेशन। Happy Point introduces HPS Champ Club, a club for student by the student. Happy Point Junior, a preparatory school for all-round development of children. Happy Point Secondary School, a unique school in Vidyadhar Nagar. Happy Point International School, a quite different school in Nindad via Sikar Road.